चीज़ बड़ी अहम है जो आज की इस वीडियो में बता दूं कि हमारा दिफा जो है ना वो इसके ज़रिए इंश्योर होता है। वो दैट इज़ ए कॉन्फिडेंशियल थिंग। मैं उसको इस वीडियो में नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि हमारी आर्मी जो है ना इसको कहाँ यूटिलाइज़ करती है सागवान की लकड़ी को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम काम किया जाए, नेशनल लेवल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट। बल फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, इसी तरह प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, और इसी तरह फॉरेस्ट के चीफ कंजर्वेटर्स हैं। इनके साथ मुशावरत करके हम नेशनल लेवल का एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक बात बड़ी अहम बता दूं कि खाना काबा का दरवाज़ा सागवान की लकड़ी का है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निस्बत कौन सी दी इस लकड़ी को? अपने घर की जीनत बनाया। और इसी तरह उसकी छत को देख लें खाना काबा की, या उसके अंदर के दीवारें देख लें तो 49 बाले हैं। आपको मिल सकता है लिटरेचर इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रज़ा फार्म्स। अल रज़ा फार्म्स, अल रज़ा गार्डन और अल रज़ा एग्री फार्म। आप मेरे चैनल पर इसके जितनी भी मालूमात हैं और वीडियोज़ हैं वो आप देखते रहते हैं। आज हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और बहुत ही आला वीडियो होने जा रही है। टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, और अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉलेजफुल पर्सन से हम बात करने जा रहे हैं जी। सागवान पर बात करने जा रहे हैं और एक अथेंटिक मुकम्मल नॉलेजफुल पर्सन से हम बात करने जा रहे हैं जी। हम आपको मिलवाते हैं मोहतरम आहद मलिक साहब से। हार्टिकल्चरिस्ट हैं जी। सागवान पर बड़ी तहकीक है उनकी, काम भी है, और बाकी सवालात हम उनसे मिलकर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान सर। जी माशाल्लाह। हम आपसे सागवान के बारे में कुछ सवालात करेंगे। आपने अपना तजर्बा भी बताना है और आपने अपनी तहकीक भी बतानी है, जितना तक आपने किया हुआ है। जो जो आपको नॉलेज है आपने नाज़रीन को बताना है, क्योंकि हम ये जो सागवान है इस पर बहुत कम मालूमात है लोगों को, और हम जैसे जो सेलर दोस्त हैं वो इतनी मालूमात नहीं रखते होते जो मतलब एक रिसर्चर बंदे के बारे में। तो आप सर सबसे पहले तो बताएं, सागवान आपने कब से सागवान पर काम करना शुरू किया? जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सागवान के ऊपर बात करूं। बाकी जहां तक बात रही कि इस पर काफ़ी रिसर्च की बात, तो मैं अभी इब्तदाई रिसर्च के हवाले से बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 साल तक इंशाल्लाह हम आपको बड़ी कंक्रीट इंफॉर्मेशन देंगे, जो आप तमाम जो काश्तकार हजरात हैं, ख़ासतौर पे जो ट्रीज़ वगैरह उगाते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये सन 1989 की बात है, जब मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में किरत सीखने के लिए गया। मैं आल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न किरत टॉपर हूँ। जी माशाल्लाह। तो किरत सीखते हुए मैं मास्टर कंट्रोल रूम रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में बैठा हुआ था। तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा, जो उस वक्त इंजीनियरिंग मैनेजर थे, कि ये ऊपर जो लकड़ी लगी हुई है ये कौन सी है, ये क्या चीज़ लगी हुई है? तो उन्होंने कहा ये लकड़ी है। मैं कहा वो तो सर बात ठीक है, लेकिन इस लकड़ी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा ये सागवान है। बस इतना सवाल करके फिर मैंने फर्दर कोई सवाल नहीं किया। और फिर 2004 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, एमएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। मैं बेसिकली पोमालोजिस्ट हूँ। मैंगो की फिजियोलॉजी के ऊपर मेरा काम है। मैं फिर अगेन हार्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में ओलेरिकल्चर भी है, इसके अलावा फ्लोरिकल्चर है और पोमालोजी। तो वसीम अजमल चौधरी साहब का नाम नहीं भूलना चाहूँगा इस मौके पे। सर वसीम अजमल चौधरी साहब ने हमें सेलेक्ट किया, और मैं आज भी नाज करता हूँ इस बात पे कि मैं उनका शागिर्द हूँ। ये 2015 की बात है, जब मैं सतलुज चौक के साथ एक कारखाना है अल अज़ीज़ फर्नीचर वर्क्स का, तो सुना है कि जी उनका फर्नीचर बहुत मशहूर है। तो मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा जी आप ये बताएं सागवान की लकड़ी मिल सकती है? तो वो कहने लगे कि बेटा सागवान की लकड़ी बहुत महंगी है, वो तो नामुमकिन है। तो फिर मैंने दूसरा चाय पी रहा था, तो दूसरा सवाल उन्होंने किया। तो मैंने दूसरा सवाल किया उनसे, क्या सागवान का दरख्त देखा है कभी आपने? तो उन्होंने कहा बेटा मजाक क्यों करते हो, चाय पियो, क्यों आप मेरी उम्र का मजाक करते हो? तो मैंने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मेरे हाथ में ये सागवान आए और मैं इसको आपके इस सतलुज चौक के अंदर जो कारखाना है उसके सेंटर में इस दरख्त को लगाऊं, और बाहर से दुनिया जब गुजरे वो पूछे ये लंबा दरख्त जिसकी एवरेज हाइट जो है ना, एवरेज क्या मैक्सिमम हाइट अगर बात करें इसकी हम बर्मा की, सबसे टॉल तरीन जो दरख्त है वो 156 फीट हाइट का है और 8 मीटर का उसका सरकमफ्रेंस है, जिसे लपेटा कहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये आपके इस कारखाने में हो और दुनिया आपसे पूछे कि ये कौन सा दरख्त है, और वो दरख्त फिर आप ब्रीफ करें। तो वहाँ से मेरा ये ख्वाब शुरू हुआ 2015 से। मैंने उनसे जो है ना
टाली जिसे शीशम कहते हैं, शीशम भी टीक वुड में आती है। टीक बेसिकली एक कलेक्टिव टर्म है जिसके अंदर शाहबलूत भी आ जाता है, इसी तरह आपका सागवान भी आ जाता है, टाली भी आ जाती है और कुछ और ट्रीज़ भी हैं। तो मैंने कहा ये मेरी ख्वाहिश है किसी दिन तो इंशाल्लाह मेरे हाथ पे आएगा ये पौधा और हम करेंगे। एक टेक्निकल क्वेश्चन, आपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए बात की कि टीक वुड, इसमें शीशम भी आती है, शाहबलूत भी आता है, ये एक नई मालूमात है जी सागवान के हवाले से, और सागवान भी टीक वुड्स में आता है। तो टीक वुड्स में और कौन कौन सी लकड़ियां आती हैं? और मैं इसमें गुजारिश करूँ, टीक जैसे टाइटल होता है ना, ये चौधरी हैं, ये मलिक हैं, ये फलाने, ये जनाब खोखर है, तो टीक इज ए कलेक्टिव टर्म। उसके अंडर फिर ये ट्रीज आते हैं जिसे कहते हैं ना कबीला कौन सा है, फिर आगे फैमिली डिफरेंट हो जाती है, कबीला एक ही रहता है। और इसी तरह आपका जो क्या कहते हैं, हम बात करें इसकी टाली की, और इसी तरह हम बात करें इसकी क्या कहते हैं, ये कीकर नहीं आता टीक में, कीकर टीक शाहबलूत। तो ये शाहबलूत और टाली ख़ास तौर पे आपको अगर रिकॉल करें ना मेमोरी, पुराने ज़माने में जब एलुमिनियम की विंडो नहीं होती थी तो ये शाहबलूत इसी जगह इस्तेमाल होता था एलुमिनियम की विंडो बनाने के लिए। तो शाहबलूत बहुत कीमती दरख्त है, बाग जिना लाहौर में भी लगे हुए हैं और इवन मुल्तान में भी लगे हुए हैं। तो मुझे ये शौक़ था क्योंकि ज़िक्र हुआ इसका, फिर मैंने अपने एक सीनियर है वक़ार अज़ीम साहब उनका नाम है, और तमाम तर डेडिकेशन इस प्रोग्राम के हवाले से वक़ार अज़ीम साहब को जाती है, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो उस पे मेरा और उनका मिजाज काफ़ी हद तक मैच कर गया, एक ही वेवलेंथ के ऊपर आ गए। तो ओनली प्रॉब्लम ये था कि आप सागवान कहाँ से मंगवाएंगे। तो मैंने कहा सर ये मामला मेरा हल कर दें, देन मैं इसको इंशाल्लाह ग्रो कर लूँगा। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो बीज मंगवा के दिए वो अली बाबा के ज़रिए मंगवा के दिए, इंडिया से बीज आए होंगे डेफिनेटली, और फिर बाद में वो चंद बीज थे। फिर उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट बर्मा से बीज मंगवा के दिए, और वो एक फॉरेन सर्विस के डेलीगेशन था, वो वहाँ गए विज़िट करने के दौरान, तो वहाँ उन्होंने एक गिफ्ट मिला 1 kg और 2 kg का, उसमें से मुझे 1 kg बीज मंगवा के दिए गए। 2018 की बात है। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मार्च, ये आखिरी हफ्ता था, उसमें हमने सोकिंग मेथड और दूसरा लिटरेचर भी मैंने रिव्यू किया कि भाई इसकी डॉर्मेंसी, क्योंकि ये डॉर्मेंट बड़ा होता है, सो जाता है, और एम्ब्रियो कैसे उठेगा और टेस्टा ब्रेक करेगा और देन अपनी बाहर आएगा। तो उसमें लिटरेचर ने सोकिंग मेथड को भी रेकमेंड किया। सोकिंग मेथड कहते हैं पानी के अंदर डिप करके रखना रात को, और दिन को उसे फैला देना पार्शियल शेड में। और दूसरा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करना, वो 4 मिनट या 7 मिनट के लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करने थे ताकि उसका ऊपर वाला खोल नर्म हो जाए और एम्ब्रियो आसानी से आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है या जो स्टडी है कि हमने ये नहीं देखा कितनी कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की। तो 450 बीज हमारे ज़ाया हो गए, 550 सोकिंग मेथड के जो हमने थैलियों में लगाए, वो उसमें से 87 पौधे जर्मिनेट हुए। और लिटरेचर जो अब तक कहता है, आप देख लें मुख्तलिफ रिसर्चेस को, बर्मा में देख लें, इसी तरह इंडिया में देख लें, इंडोनेशिया में देख लें, तो वो कहते हैं 10% इज़ द आउटस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है ना 10% वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो हमारे यहाँ कोई 87 पौधे जर्मिनेट हुए, 550 में से ये 16.75 बनता है, इसे हम राउंड करें तो 17% जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की। बात कुछ मेरी अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट्स हैं, क्योंकि मैं ओवरऑल बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ सॉदर्न पंजाब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना वक्त नहीं होता था कि उसको देखूँ। बहरहाल क्योंकि मुझे रात को जाना होता है, सुबह उसी घर से निकलता हूँ, तो मैं उसको टाइम ज़रूर देता था। तो 37 पौधे हमने शिफ्ट किए, उसमें से कुछ 6 पौधे मैंने अपने ससुर साहब को दे दिए। इसी तरह स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नर हैं जनाब अब्दुलरहमान शाह खग्गा साहब, तो ये खग्गे वाला में उनके फॉर्म पे कुछ पौधे हमने दिए। इसी तरह मैं वक़ार अज़ीम साहब की बात कर रहा था जो आजकल MD पेपरा हैं, तो उनके नौशहरा विरका के लिए कुछ पौधे साथ भिजवाए उन। और इसके अलावा मैंने जो प्लांटेशन देखी है वो 700 नंबर ऑफ टी प्लांट्स देखे हैं मनकेरा के अंदर, और वो सईद अख्तर साहब हैं, उन्होंने 4x4 के ऊपर लगाया है। जो हमने पौधे लगाए हैं वो 12x12, मतलब स्क्वायर सिस्टम के अंदर लाइन टू लाइन भी सेम 12 फीट का फासला है, और प्लांट टू प्लांट भी 12 फीट का फासला है जी। तो हम नर्सरी बान वाले जो हैं वो नॉर्मली 10x10 पर, इसको इंडिया में भी यही रिकमेंडेशंस हैं 10x10 पर लगाना, और जैसा कि आहद साहब भी फरमा रहे हैं कि इनको 12x12 पर लगाना चाहिए। तो 12x12 पर हमने एक जंगल लगाया अलीपुर जतोई में, मुजफ्फरगढ़ में। तो आहद साहब ने रिसेंटली वहाँ पे विजिट भी किया है, और
वो इस वक्त 2.5 साल का जंगल है। और आज साहब 2.5 साल के जंगल का जो विजिट है उसका भी बताते हैं आपको, जो अलीपुर में राव सदरुद्दीन साहब का लगा हुआ है। और इसके अलावा आज साहब 10 पौधे और हैं जिनका वो 3 साल उनकी एज है, उनका भी वो बताएंगे आपको। तो सर पहले आप बताइएगा अलीपुर वाला, और फिर आप वो 10 पौधे जो आपने बताए, इस वक्त 3 साल उनको हो चुके हैं। अलीपुर वाले 2.5 साल वाले पौधे हैं और वो 3 साल वाले पौधे हैं। उन दोनों का सर खुद बताते हैं क्योंकि इन्होंने वो बाकायदा जाकर देखे हुए हैं। वो मडवाला के अंदर, जो मडवाला तहसील जतोई में आता है या अलीपुर में आता है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन वहाँ प्लांटेशन 2 एकड़ या 2.5 एकड़ को मौजूद है और सरकमफ्रेंस 4 इंच 7 इंच तक है उनका। लेकिन कोई इतना बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। वो हो सकता है कि वक्त पे पानी ना देते हों, बाकी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने फसल भी उसके अंदर काश्त की है। तो कंपटीशन तो फिर होता है, आप ऑलरेडी एक क्रॉप लगा चुके हैं तो फिर दूसरी क्रॉप ना लगाएं, ताकि वो फीडिंग रूट्स के ज़रिए स्ट्रेट अवे आपका सागवान ही उसको इनटेक करे। तो हम जैसे मैंगो के अंदर रेकमेंड नहीं करते इंटरक्रॉपिंग, तो इसी तरह सागवान के अंदर फिर उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम रूटावेटर चला दें, तो मैंने कहा फीडिंग रूट्स को ज़ाया कर बैठेंगे, आप रूटावेटर ना चलाएं, क्योंकि 4 से 6 इंच के अंदर जो है ना, जो अपर सॉइल होती है उसके अंदर उसकी फीडिंग रूट्स हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, जबकि टैप रूट वर्टिकल। और इसकी टैप रूट की बात करता चलूँ, जो एक बड़ी अहम बात है, 40 फुट तक जाती है और फीडिंग रूट्स भी 25 फीट तक फैलती है। जबरदस्त। हाँ, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, 10 मरले के अंदर मेरे 11 प्लांट्स हैं और गैलरी में इसी तरह 4-15 प्लांट्स, और उनकी हाइट भी 22 फीट है, किसी की 15 फीट है, किसी की 18 फीट है, और सरकमफ्रेंस किसी का ज़्यादा। और क्योंकि मैं वहाँ नहीं होता, दैट्स वाई वक्त पे उन्हें पानी नहीं मिलता या गोडी शोडी नहीं हो पाती। अभी तक मैंने कोई खाद नहीं दी। हाँ, अलबत्ता मेरे ससुर साहब के पास, जो मलिक बशीर साहब है, उनके बाग में जो पौधे हमने लगवाए हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि वो दरियाई बेल्ट है, दरियाई चनाब साथ करीब है, और वैसे भी ये कोस्टल एरियाज़ का हॉट ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा होती है ये वहाँ होता है, और हमारे पास चूँकि वो दरियाई चनाब है, ह्यूमिडिटी वहाँ से पूरी हो जाती है और हॉटेस्ट एरिया है, तो वो उस एरिया में बाग में बहुत खुश हैं। अभी कुछ पौधे और भी हमने लगा दिए हैं। और पाकिस्तान के जो फॉरेस्टर हजरात हैं, माजरत के साथ नंबर ऑफ़ टाइम उनके साथ डिस्कशन में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमारा ट्री नहीं है, और क्यों नहीं है इसकी रीज़न उन्हें नहीं मालूम। बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि फ़ॉरेस्ट वाले हों या हॉर्टिकल्चरिस्ट हों या किसी और डिसिप्लिन से, या जो सेल करते हैं इनके प्लांट्स, वो मैदान में उतरें। और ये बहुत अच्छा है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मुल्क की सालमियत भी इसमें शामिल है। और एक और चीज़ बड़ी अहम है जो आज की इस वीडियो में बता दूँ, कि हमारा दिफा जो है ना वो इसके ज़रिए इंश्योर होता है। वो दैट इज़ ए कॉन्फिडेंशियल थिंग, मैं उसको इस वीडियो में नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि हमारी आर्मी जो है ना इसको कहाँ यूटिलाइज़ करती है सागवान की लकड़ी को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम काम किया जाए, नेशनल लेवल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम उठाना चाहते हैं। और हर वो गरीब जिसके अपने ख्वाब हैं और वो चाहता है कि उसके ज़रूरतें पूरी हो सकें, बेसिक नीड्स पूरी हो सकें, तो वो अपनी ज़मीन सिवाय बन्नों के ऊपर लगा ले, तो उससे ये होगा कि कम से कम 10 साल बाद एक दरख्त, या 14 साल बाद एक दरख्त 10 क्यूबिक फीट लकड़ी दे देगा। इस वक्त सागवान की लकड़ी का जो रेट है वो 22,000 रुपये क्यूबिक फीट है मुल्तान में। तो मस्तान साहब उसमें काम कर रहे हैं। तो ये है ऑल अबाउट सागवान के बारे में। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट के हजरात हैं और चीफ कंजर्वेटर हजरात हैं, फेडरल सेक्रेटरी फॉरेस्ट हूँ या एग्रीकल्चर हूँ या इवन सेक्रेटरी दिफा हैं, तो वो इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं और हम इसमें काम करेंगे अपने मुल्क की सालमियत के लिए और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए। मेरी जो खिदमात हो सकती हैं पॉसिबल, वो मैं हाज़िर हूँ। हमारे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। आप बाहर देखें ना, तो वो इंडस्ट्री को कैसे रन करते हैं, इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम होता है उसकी रिसर्च यूनिवर्सिटी में कराई जाती है, करिकुलम उस हिसाब से बनाया जाता है। वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ करिकुलम बहुत पुराना चल रहा है और आप प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम नहीं बनाते। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है, रिसर्च वालों से और यूनिवर्सिटी वालों से भी, कि जो लोग इसको लगा के बैठे हैं उनसे मुशावरत करें और हम इस मुल्क के अंदर एक खुशहाली का दौर देखें। हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पेश आए। गवर्नमेंट की अपनी बड़ी लिमिटेशंस हैं, लेकिन बहरहाल कुदरत ने पाकिस्तान को बड़े ख़जानों से नवाजा है और चारों मौसम हमारे पास हैं। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है जो हमारे मुल्क में ना हो। ठट्ठा बदीन की साहिली पट्टी में ये हो रहा है, मर्दान में हो सकता है, ये न जाने कितने कितने एरियाज़ हैं जहाँ ह्यूमिडिटी। और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें वो मैं ज़रूर गोश गुजार करूँगा कि इससे 1200 से 1600 मिलीमीटर बारिश एनुअल चाहिए।
और 5.5 से लेकर 6.5 pH तक ये सर्वाइव कर सकता है। इसका जो जर्मिनेशन का टेम्परेचर है वो है 25 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्रोथ ये बर्दाश्त कर सकते हैं 37 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये सारे टेम्परेचर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स की बात करें तो मैप के ऊपर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ये डेटा मौजूद है, उन्हें भी ऑन बोर्ड करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी ऑन बोर्ड करना चाहिए। और हम पाकिस्तान को जिस मकाम पे ले जाना चाहते हैं उसके लिए सेक्रेटरीज कंसर्न हैं, ऑनरेबल फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इसी तरह प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, और इसी तरह फॉरेस्ट के चीफ कंजर्वेटर्स हैं। इनके साथ मुशावरत करके हम नेशनल लेवल का एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक बात बड़ी अहम बता दूं कि खाना काबा का दरवाज़ा सागवान की लकड़ी का है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निस्बत कौन सी दी इस लकड़ी को? अपने घर की जीनत बनाया। और इसी तरह उसकी छत को देख लें खाना काबा की, या उसके अंदर के दीवारें देख लें तो 49 बालें हैं, आपको मिल सकता है लिटरेचर। इस ये सागवान कोई ज़मीन ज़्यादा नहीं ऑक्यूपाई करता, इस पे आप काम कर सकते हैं। और क्योंकि ये पत्ते रिमूव करता है अपने, और एक बात और, बातें करने के लिए बहुत हैं। जो डाइंग इंडस्ट्री है ना, डाई करने वाली, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है। अगर आप यंग लीफ देखें ना, जो 10 दिन का हो, 8 से 10 दिन का, तो उसे रब करें अपने हाथ के ऊपर, तो पिगमेंटेशन आपका हाथ जो है रेड हो जाता है। मैंने कई वीडियोस में दिखाया भी है। तो वो डाइंग इंडस्ट्री नेचुरल डाइंग मटेरियल है इसके अंदर, इसके ऊपर वो डाइंग इंडस्ट्री वाले बात कर सकते हैं। तो एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मैं फॉरेस्ट के अंदर इस सागवान के ऊपर काम करूं। जैसे पर आके गिरी 1000 साल इसकी एवरेज लाइफ है इस लकड़ी की, ना इसे दीमक लगती है ना खारे पानी में भी, खारे पानी में भी ये सर्वाइव करती है। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है, और हम चाहेंगे कि इस यूनिक चीज़ को हर गरीब की दहलीज तक पहुँचाएँ। जैसे हो सकता है 4 दरख्त हों, 5 दरख्त हों, 6 हों, तो अगर एक दरख्त 4 लाख रुपए दे जाए 10-14 साल के बाद, और उसके पास 25 एक दरख्त हों, तो ईज़िली ज़िंदगी गुजर सकती है। बुनियादी ज़रूरियात तो पूरी हो ही सकती हैं, बाकी महलात तो जितने मर्ज़ी आप बनाते जाएँ उससे तो मेरा दिल भरता नहीं है। आपके पास जो मालूमात हैं सागवान के हवाले से वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और रज़ा फार्म भी 2018 से काम कर रहा है, और सर आज साहब भी 2018 से काम कर रहे हैं सागवान पर। हमारी तरफ से जो 2018 में पहली मरतबा पौधे लगे थे, उनमें भी चंद पौधे जो है ना वो अभी दस्तयाब हैं, लगे हुए हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ है उनकी भी। 1.5 फीट, और कई पौधे तो ऐसे हैं जिनकी 1.25-2 फीट तक भी ग्रोथ जा चुकी है। लेकिन वो उसको आप मतलब इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिंगल सिंगल पौधे लगे हुए, वो बाकायदा जंगल की सूरत में लगे हुए। जो पौधे सिंगल सिंगल लगते हैं, मतलब साइड बाय साइड पे पौधे नहीं होते, वो पौधे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो मजीद 2.5 साल वाला जंगल है, उस पर भी एक हमारी अलग से वीडियो आने वाली है, वो भी आप बल्कि मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आप देखिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल सागवान पर जितना भी काम है अल रज़ा फार्म से, इंशाल्लाह आपको इसकी मालूमात भी मिलती रहेंगी। और मज़ीद जितने भी एक्सपर्ट्स दोस्त हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सबसे पहले मैं सर राहत साहब से मिला हूँ, जो पाकिस्तान में मेरे सामने मुझे मिले हैं कि एक्सपर्ट, मतलब इनका काम है सागवान पे, जितनी भी रिसर्च है वो इनकी ज़्यादा है। हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब ज़ाहिर है, और मुख्तलिफ जितने भी दोस्त हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन सर राहत साहब ने जो रिसर्च किया वो सागवान पर की है। बड़ी ज़्यादा मैंगो पर उनकी है अपना एक्सपर्टीज़, लेकिन वो अपनी इंटरेस्ट अलग से सागवान पर उन्होंने की है, और सागवान पर बड़ी और एक मेहनत और कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी कॉटिलेडन मैंने बिल्कुल निकाली है। इसके अंदर 4 खाने होते हैं, दिल के जैसे 4 खाने बताए जाते हैं, तो इसके भी 4 खाने होते हैं। तो कॉटिलेडन बिल्कुल भी विदाउट डैमेज करके हमने निकाली है। अक्सर आप गूगल में देखेंगे तो कटे हुए आपको मिलते हैं, हॉरिजेंटल कट लगता है, नॉट वर्टिकल। तो हमने इसको बाहर निकाला है, देखा है, एम्ब्रियो को भी देखा है, बाकी सारी चीज़ें देखी हैं। तो इस पे बड़ा काम हो सकता है, इसकी जेनेटिक्स के ऊपर काम किया जा सकता है। इसके लिए कितनी इंडस्ट्री, और ऑक्सीजन को पैदा करने में कितना इसका लीफ देखें, फोटोसिंथेसिस देखें, तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। आप जिस जिस जुमले को कहेंगे उस पर नंबर ऑफ़ बुक्स लिखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बहुत सारी अच्छी बातें आपने सागवान के हवाले से सुनी। आज की जो ये हमारी वीडियो है, इसको फ्रूटफुल बनाने में सर आज साहब ने बहुत ज़्यादा मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी आज साहब आपका। नाज़रीन, मज़ीद आपको जितने भी आपके सवालात हों वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दिए गए नंबर पर आपने लाजमी कांटेक्ट कर लेना है अगर आपके कुछ ऐसे सवालात हों। अदरवाइज़ आप कमेंट में आप अपनी जो राय हैं वो दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपने वक्त निकाला, आपने जो है ना हमारी वीडियो देखी।
अल रज़ा फार्म्स आपको यूं ही अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाकर जो है ना शेयर करता रहेगा, अच्छे अच्छे क्रॉस पर, सीड्स पर और इम्पोर्टेड और लोकल प्लांट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉजिटिवली आप अपने इस चैनल को फॉलो भी करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।